देखिए फंक्शन चैप्टर आज हमको शुरू करना था। हम बताए कि फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज ए सर्टेन फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क, यानी फंक्शन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका अपना एक फिक्स फंक्शनैलिटी है किसी भी ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। हम बताए द मेजर एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज इट्स रीयूजेबिलिटी, यानी फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसकी रीयूजेबिलिटी, मतलब फंक्शन को हम एक बार डिफाइन करेंगे और जितने बार चाहे जरूरत के हिसाब से कॉल कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए there are two types of function, there are two types of function। फर्स्ट लिखिए प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन या उसी को बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, या उसी को बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। और सेकंड में लिखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन, सेकंड में यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, पहला प्रीडिफाइंड फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। दोनों को एक एक करके जानेंगे। लिखिए फर्स्ट प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन लिखिए प्रीडिफाइंड फंक्शन इज ऑलरेडी डिफाइंड, predefined function is already defined and ready-made available for use, and ready-made available for use, full stop। लिखिए although we can use, full stop के बाद although we can use any predefined function। सर वापस रिपीट कीजिए ना। लिखिए although we can use any predefined function, any predefined function in the program, but before using it we must include related header files, but before using it we must include related header files, full stop। एक लाइन और लिखिए header file contains, full stop के बाद header file contains definition of related function, header file contains definition of related function। और समझ लीजिए, देखिए हम बताए जैसा कि नेम ही है प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब वैसा फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, जो पहले से डिफाइंड हो और रेडीमेड अवेलेबल हो किसी भी काम के लिए, तो ऐसे फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन या उसी को बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। हम बताए हालांकि अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन का अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने से पहले उससे रिलेटेड हेडर फाइल्स इंक्लूड करना प्रोग्राम में जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर ही डिफाइंड होता है। ठीक है, अब सेकंड लिखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन। सेकंड में यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन इज defined by the user according to their requirements, defined by the user according to their requirements, full stop। लिखिए the major advantage of user defined function, the major advantage of user defined function is
enables programmer it enables programmer to implement the concept of modularization where we can divide a single program into several small modules for easy maintenance. फुल स्टॉप। और सब लोग समझिए, देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बताए वैसा फंक्शन जिसको यूजर अपने सुविधा के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से डिफाइन करता हो, ऐसे फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। हम बताए इस फंक्शन का, यूजर डिफाइंड फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसको यूज करके प्रोग्रामर मॉड्यूलाइजेशन के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकता है, जहां हम एक सिंगल प्रोग्राम को कई स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि उसको समझना, उसको लिखना और उसका फ्यूचर मेंटेनेंस आसान हो सके। जैसे देखिए, अगर हम एक ही प्रोग्राम आपको 10 पेज का बताएं तो इतना बड़ा प्रोग्राम देख के ही आप डर जाएंगे कि इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे बनेगा हमसे। लेकिन उसी 10 पेज के प्रोग्राम को अगर हम एक एक पेज में डिवाइड कर देते हैं तो आप आसानी से उसको समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और उसका फ्यूचर मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगा। यानी जिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम होगा सिर्फ वही मॉड्यूल वर्क करना बंद करेगा, बाकी सारा मॉड्यूल काम करेगा। तो इस तरह से मेंटेनेंस भी फ्यूचर में आसान हो जाएगा। समझ गए सब लोग? तो देखिए, इस चैप्टर में हम यही यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन तो रेडीमेड अवेलेबल है, उसको तो जस्ट यूज करते हैं। लेकिन हम अपने जरूरत के हिसाब से कोई फंक्शन कैसे बनाएंगे, यही हम इस टॉपिक के इस चैप्टर में देखेंगे। तो सब लोग लिखिए अब एग्जाम्पल। हम अभी देखेंगे एक फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे।
एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को समझने के लिए आपको तीन चीज समझना होगा, तीन कंपोनेंट समझना होगा। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डिक्लेरेटर। लिखिए पैराग्राफ चुन करके लिखिए, इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, in user defined function we get three major components. फर्स्ट लिखिए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, सेकंड में कॉलिंग और थर्ड में डिक्लेरेटर। तीनों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लिखिए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। एक लाइन इसके बारे में लिखिए एज वी नो we can't refer anything without its proper declaration. Hence before using we must declare it. लिखिए the general format is देखिए, हम बताए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के बारे में एक लाइन कि एज वी नो वी कांट रेफर एनीथिंग विदाउट इट्स प्रॉपर डिक्लेरेशन। हम बताए जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी यूजर डिफाइंड रिसोर्स का बिना डिक्लेयर किए हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्राम में आपको एक वेरिएबल की जरूरत होती है तो पहले इंट ए डिक्लेयर करते हैं तब यूज करते हैं। सपोज किसी कांस्टेंट की जरूरत है तो पहले const int a डिक्लेयर करते हैं तब यूज करते हैं। किसी एरे की जरूरत है पहले int a डिक्लेयर करते हैं तब उसको यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से एक फंक्शन को भी इस्तेमाल करने से पहले उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर करना जरूरी होता है। और एक फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे तो जैसे अलग-अलग यूजर डिफाइंड रिसोर्स को डिक्लेयर करने का अपना जनरल फॉर्मेट है, इसका भी अपना जनरल फॉर्मेट है। क्या है? तो पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। जैसे देखिए एग्जांपल में अभी रिटर्न टाइप के रूप में हम फिलहाल क्या लिखे, वॉइड फंक्शन का नेम सो दिए हैं, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले इस तरीके से प्रॉपर्ली हम डिक्लेयर करेंगे। अब सेकंड लिखिए कॉलिंग। सेकंड में लिखिए कॉलिंग। लिखिए कॉलिंग मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल। कॉलिंग मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन।
transfer the control from calling function to called function, and after the execution of called function, control will be again transferred from called to calling. Control will be again transferred from called to calling. Full stop. लिखिए to call a function, we use calling statement. लिखिए the general format is और ये जनरल फॉर्मेट लिख लीजिए फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। और सब लोग समझिए, देखिए हम बताए कॉलिंग मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। यानी कॉलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का कॉलिंग फंक्शन से ट्रांसफर हो जाना, शिफ्ट कर जाना, किसमें, कॉल्ड फंक्शन में। देखिए सबसे पहले ये समझिए, जैसे अभी से पहले आप लोग जो भी प्रोग्राम बनाते थे उसमें एक ही फंक्शन हुआ करता था, कौन सा, मेन। कोई भी प्रोग्राम लिखते थे मेन के ओपन करली ब्रैकेट से शुरू करते थे और लास्ट में क्लोज करली ब्रैकेट आके खत्म हो जाता था। लेकिन अभी हम पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम लिखे जिसमें दो फंक्शन है, कौन कौन सा, एक मेन है और दूसरा शो है। तो जैसे ही किसी प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन होगा तो उसमें कोई फंक्शन कॉलिंग होगा और कोई फंक्शन कॉल्ड होगा। देखिए जो फंक्शन किसी दूसरे को कॉल करता है वो कॉलिंग होता है और जो कॉल होता है वो कॉल्ड कहलाता है। तो अभी देखिए मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, शो को, तो मेन कहलाएगा, ये मेन कहलाएगा कॉलिंग फंक्शन, जबकि कॉल हो कौन रहा है, शो, तो ये कहलाएगा कॉल्ड फंक्शन। अब देखिए हम कॉलिंग का क्या मतलब बताए, हम लिखा है कि कॉलिंग मींस टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। यानी जैसे ही कॉलिंग स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा कंट्रोल कॉलिंग से कहां शिफ्ट कर जाएगा, कॉल्ड फंक्शन में, और उसके बाद कॉल्ड फंक्शन का एग्जीक्यूशन होने लगेगा। जैसे ही एक बार कॉल्ड फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा कंट्रोल वापस फिर से कॉल्ड से वापस कॉलिंग में आ जाएगा, उस लाइन से नीचे वाले लाइन में, और फिर से वहां से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। समझ गए, हम लिखा है टू कॉल ए फंक्शन वी यूज कॉलिंग स्टेटमेंट। यानी एक फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको कॉलिंग स्टेटमेंट की जरूरत होती है। फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, जनरल फॉर्मेट क्या है, तो फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। फंक्शन को कॉल करते वक्त कभी भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते हैं, यानी सिर्फ फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। कोई दिक्कत समझने में यहां तक है तो समझ रहे हैं। बीच बीच में कुछ कुछ बोला कीजिए आप लोग, एकदम नहीं बोलिएगा, हमको पता कैसे चलेगा कि हम ऐसे बोल रहे हैं। तो ये दो बात समझ गए। अब तीसरा लिखिए डिक्लेरेटर, थर्ड लिखिए डिक्लेरेटर। लिखिए डिक्लेरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन। डिक्लेरेटर इज यूज्ड टू Declarator is used to define a function, full stop। लिखिए फुल स्टॉप के बाद लिखिए डिक्लेरेटर indicates what operation to be performed
what operation to be performed by the function, what operation to be performed by the function, by the function, यानी हम बताए डिक्लेरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन, यानी डिक्लेरेटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन के बॉडी को, फंक्शन के फंक्शनैलिटी को लिखने के लिए। हम बताए डिक्लेरेटर इंडिकेट्स व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय द फंक्शन, यानी एक्चुअल में डिक्लेरेटर ही ये बताता है कि कौन फंक्शन के द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाने वाला है, यानी एक फंक्शन कौन सा ऑपरेशन करेगा ये कौन बताता है? डिक्लेरेटर। लिखिए द जनरल फॉर्मेट इज, द जनरल फॉर्मेट इज, एक फंक्शन का जनरल फॉर्मेट, डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेटर का जनरल फॉर्मेट क्या है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन बॉडी। ये जनरल फॉर्मेट लिख लीजिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो फंक्शन बॉडी डिफाइन करना है। जैसे एग्जांपल में अभी देखिए हम यहाँ रिटर्न टाइप के रूप में वाइड दिए, फंक्शन का नेम सो दिए, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये 3 लाइन लिखे हैं। यही 3 लाइन इस फंक्शन का क्या है? फंक्शनैलिटी है, बॉडी है। यानी जब कभी भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो यही 3 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। समझ गए? एक चीज ध्यान देना है कि डिक्लेरेशन मस्ट बी सिमिलर, डिक्लेरेटर मस्ट बी सिमिलर टू डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेटर और डिक्लेरेशन निश्चित रूप से सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ रिटर्न टाइप, मान लीजिए यहाँ रिटर्न टाइप आप वॉइड दिए तो यहाँ भी वॉइड होना चाहिए। यहाँ फंक्शन का नेम सो है, यहाँ भी सो ही रहेगा। यहाँ पैरेंथेसिस खाली है, यहाँ भी पैरेंथेसिस खाली होगा, लेकिन इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, जबकि यहाँ सेमीकोलन नहीं देंगे क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन, तो इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, जबकि ये बॉडी कंप्लीट है इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन नहीं देंगे। समझ गए? तो इतना के बाद अब आप इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा, क्या आउटपुट आएगा। देखिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से होता है? मेन से। तो चलिए मेन का फर्स्ट लाइन सी आउट इन मेन, यानी ये क्या प्रिंट करेगा? इन मेन। और उसके बाद ये लाइन खत्म, अगले लाइन में लिखते सी आउट गो इन सो, ये क्या प्रिंट करेगा? गो इन सो। और उसके बाद ये लाइन भी खत्म, अगले लाइन में सो नेम के फंक्शन को कॉल किए। जैसे ही सो को कॉल करेंगे कंट्रोल कॉलिंग से ट्रांसफर हो जाएगा कहां? कॉल में, यही सो में। और अब इसका एग्जीक्यूशन होगा, इसका एग्जीक्यूशन होगा तो क्या प्रिंट करेगा? वेलकम इन सो, हाउ आर यू और थैंक्स। ये 3 लाइन प्रिंट करने के बाद कंट्रोल अगेन कॉल से वापस कहां जाएगा? कॉलिंग में, नीचे वाले लाइन में। और यहां लिखा हुआ अगेन गो इन सो, क्या प्रिंट करेगा? अगेन गो इन सो। और इसके बाद फिर से सो को कॉल किए, कंट्रोल फिर से सो में ट्रांसफर और फिर से सो का एग्जीक्यूशन होगा। ये फिर से 3 लाइन प्रिंट करेगा, वेलकम इन सो, हाउ आर यू और थैंक्स। और इसके बाद कंट्रोल वापस फिर कॉल से वापस कॉलिंग में इस लाइन से नीचे वाले लाइन में सी आउट बाय, क्या प्रिंट करेगा? बाय। और उसके बाद मेन खत्म, यानी प्रोग्राम खत्म। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। कोई दिक्कत नहीं तो एक नोट लिखिए, नोट में एक लाइन लिखिए, we can declare a function inside the other function. We can declare a function inside the other function. In this case, the scope of function, hello. In this case, the scope of function becomes local.
the scope of function becomes local. हेलो, हाँ क्लास चल रहा है। हाँ 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 उसका पासवर्ड वही होगा, पहले वो नहीं है। अच्छा इनकरेक्ट है तो वो 1 मिनट हम देख के बताते हैं मैसेज करके। देखिए हम एक चीज लिखाए कि we can declare a function inside the other function, but in this case the scope of function becomes local। क्या मतलब है? जैसे अभी देखिए हम सो नेम के फंक्शन को नेम के ऊपर ही डिक्लेयर किए, सबसे ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए तब नेम लिखे। हम बताए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इस सो फंक्शन को नेम के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे इस फंक्शन को नेम के अंदर डिक्लेयर करेंगे इस फंक्शन का स्कोप लोकल हो जाएगा। लोकल कहने का मतलब जैसे अभी जब ये ऊपर डिक्लेयर है कि ये पब्लिक है, इस सो फंक्शन को कोई भी कॉल कर सकता है, लेकिन जैसे इस सो को मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो अब ये सो फंक्शन मेन का अपना प्राइवेट हो जाएगा, यानी फ्यूचर में इस सो पर अधिकार सिर्फ मेन का ही रहेगा, यानी फ्यूचर में इस सो को सिर्फ मेन ही कॉल कर पाएगा, कोई तीसरा फंक्शन सो को कॉल नहीं कर पाएगा। समझ गए? यानी जैसे इस सो को हम मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे अब इस सो का स्कोप लोकल हो जाएगा, यानी फ्यूचर में सो को सिर्फ मेन ही कॉल करेगा, कोई तीसरा फंक्शन सो को कॉल नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं कहीं को? नो सर। नो सर। तो एक और नोट लिख लीजिए, एक और नोट में लिखिए वी कांट डिफाइन ए फंक्शन इनसाइड द अदर फंक्शन। We can't define a function inside the other function. Inside the other function, देखिए हम एक फंक्शन को के डिक्लेरेशन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर तो कर सकते हैं, यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे इस बॉडी को तो उठा के आप चाहे वो मेन के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस सो फंक्शन के पूरे डेफिनेशन को बॉडी को उठा के चाहेंगे मेन के अंदर लिखना तो ये संभव नहीं होगा। एक फंक्शन के अंदर कभी भी दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता है, हर फंक्शन का अपना सेपरेट फंक्शनैलिटी होगा, सेपरेट बॉडी होगा, अलग अलग। कभी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। एक और नोट लिख लीजिए, लिखिए we can also define a function, so we can also define a function before the calling function, so we can also define a function before the calling function। लिखिए in this case declaration is not needed, in this case declaration is not needed। समझिए सब लोग। देखिए जैसे अभी हम क्या किए हैं, पहले मेन फंक्शन को डिफाइन किए हैं, बाद में सो को डिफाइन किए हैं, यानी पहले कॉलिंग फंक्शन डिफाइन किए और तब कॉल फंक्शन। हम बताया ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, आप चाहे तो पहले ही सो को डिफाइन कर दें, बाद में मेन को डिफाइन करें। इससे आपको एक और फायदा ही हो जाएगा। क्या फायदा होगा कि ये डिक्लेरेशन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, आपको ये डिक्लेयर ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फंक्शन को पहले डिफाइन कर दीजिए कॉल फंक्शन को, उसके बाद कॉलिंग फंक्शन। देखिए एक्चुअल में डिक्लेरेटर की क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे अभी अगर हम ऐसे ही प्रोग्राम लिखे हैं, पहले मेन और तब सो लिखे और ऊपर से डिक्लेरेशन हटा दें, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि प्रोग्राम का कंपाइलेशन कहां से होता है, टॉप से। तो जब ये वाले हटा देंगे तो टॉप में मेन रहेगा, यहां से कंपाइल होगा, यहां से कंपाइल करते हुए जैसे ही कंपाइलर यहां इस लाइन पर आएगा, जैसे ही वो पढ़ेगा सो, वो एरर दे देगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं है कि सो है क्या।
किसी एरर से बचने के लिए हम मेन से पहले क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। ये जस्ट एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है कंपाइलर के लिए, जिससे कंपाइलर ये समझ जाता है कि अच्छा सो नेम का आगे फंक्शन डिफाइन किया गया है, और इस तरह से यहाँ एरर जो आ रहा था वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप फंक्शन में बॉडी को ही ऊपर डिफाइन कर देंगे, तब तो कंपाइलर पहले इस पूरे बॉडी को ही पढ़ लेगा, और जब बॉडी को पढ़ ही लेगा, वो जान ही लेगा कि फंक्शन है, तो फिर ये डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। डायरेक्टली ये फंक्शन डिफाइन कीजिए, उसके बाद मेन को डिफाइन कर दीजिए, आपको अलग से फंक्शन को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का झंझट खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं सर। नहीं, तो जल्दी से एक और नोट लिख लीजिए, एक और नोट लिखिए, वी कैन ऑल्सो कॉल ए फंक्शन, we can also call a function inside the other function. We can also call a function inside the other function. Inside the other function, it is called recursive function. It is called recursive function. देखिए, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को तो कॉल कर ही सकता है, एक फंक्शन के अंदर हम, एक फंक्शन के बॉडी के अंदर खुद हम उसी को भी कॉल कर सकते हैं, उसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे मेन के अंदर भी हम मेन को कॉल कर सकते हैं, सो के अंदर भी सो को कॉल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, जिसको आप लोग सी में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। कोई दिक्कत किसी को? हमको ये बताइए कि हम दो तरह का फंक्शन आप लोगों को पढ़ाए, एक प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो टाइप का फंक्शन बताए। अभी जो हम मेन फंक्शन का यूज करते हैं, ये मेन फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है? फिर प्री डिफाइंड मेन क्या है? जल्दी से बोलिए। प्रीडिफाइंड है सर। प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड फंक्शन है, बिल्कुल। लिखिए जल्दी से नोट में, जल्दी से नोट में लिखिए एक लाइन, लिखिए मेन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। only exception is that we can't change its name. We can't change its name because it is entry and exit point, because it is entry and exit point of the program. Entry and exit point of the program. समझे सब लोग? मतलब आप लोग सब एमसीए का नियम डुबा लीजिएगा। इतना दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मेन फंक्शन सी से यूज करते आ रहे हैं, बीसीए से अभी तक एमसीए में पहुंच गए और कहते हैं कि मेन फंक्शन प्री डिफाइंड है। मेन फंक्शन कंप्लीटली यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसके साथ एक्सेप्शन सिर्फ इतना ही है कि इसके नेम को हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि मेन प्रोग्राम का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ नेम को ही पहचानता है, तो अगर आप नेम को चेंज कर देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा प्रोग्राम को कहां से रन करना है। इसलिए सिर्फ एक्सेप्शन इतना है कि हम इसके नेम को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेन एक कंप्लीटली यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि मेन क्या काम करेगा और कैसे करेगा ये क्या पहले से फिक्स रहता है? मेन का फंक्शनैलिटी क्या पहले से फिक्स होता है? नहीं। मेन का फंक्शनैलिटी तो आप डिफाइन करते हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से मेन से जो काम चाहते हैं लेना, वो काम हम खुद डिफाइन करते हैं। तो फिर वो प्रीडिफाइंड कैसे हो गया? प्रीडिफाइंड का मतलब क्या? वैसा फंक्शन जिसका फंक्शनैलिटी पहले से फिक्स हो। तो क्या मेन का फंक्शनैलिटी पहले से फिक्स होता है? नहीं। मेन को तो हम डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो बॉडी डिफाइन करते हैं वो काम करता है वो। इसका मतलब मेन कंप्लीटली यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? नहीं सर। हमेशा याद रहेगा। यस सर। मेन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, कभी भी प्री डिफाइंड नहीं। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन अब से याद हो गया। ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में
हम टाइप्स ऑफ फंक्शन बताएंगे और कॉलिंग फंक्शन बताएंगे, ठीक है। आपका क्लास सर 40 मिनट के बाद बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता है, हम उसको ये कराए हुए हैं, प्रीमियम ले लिया है Prime क्या member, सर? लिमिटेड टाइम है, इसलिए बंद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 40-50 मिनट का ही क्लास रहेगा, क्योंकि हमको बीच में 10 मिनट ब्रेक भी चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ सर, हम लोग का भी तो थोड़ा 10 मिनट का क्लास रहता है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।